अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज भी मुख्तलिफ मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। हालात हाज़रा के ऊपर भी गुफ्तगू करना ख़्याल ये है कि इस वक्त की ज़रूरत है। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक ख़बर मौसूल हुई पेका कानून के हवाले से, और इस कानून का जो ताल्लुक़ है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ ज़राए इब्लाग़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ है। और वही कि ये जो फ़ेक न्यूज़ का एक मामला बल्कि एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, इसको रोकने के लिए, सिलसिले को ख़त्म करने के लिए इस कानून को बनाया गया या इसकी मंजूरी दी गई। अब सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग शायद इससे लाइल्म हैं कि सिलसिला किस दौर में इसका आगाज़ हुआ और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई। ये सब एक लंबी कहानी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इसकी बुनियाद डाली गई और उसके बाद फिर ये बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। अब बहस ये है कि आया इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, और ये क्या वाक़तन आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई कदगन लगाई जा रही है। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं और इस मुतनाज़ कानून की मज़म्मत कर रही हैं। मेरा ख़्याल ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अब थोड़ी सी बात इससे हटकर हो जाए कि जो कुछ हो रहा है या जिस तरह फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा रही है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया के, ये वाक़तन बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहरहाल इसको रोकना तो ज़रूरी है। और अलमिया इस वक्त ये है कि बहुत सारे लोग, अभी कुछ देर पहले भी ये बात यहाँ पर ज़रा बहस आई कि जब सहाफ़त की फ़ील्ड में आए तो क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत पेश आई और क्या कुछ सीखते रहे, और वो सिलसिला तो ताहाल जारी है। बहरहाल इसको बाकायदा सीखने की ज़रूरत है। और जो पेशावर साफ़ी हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको यकीनन इस बात का इल्म है कि ख़बर को किस तरह पहुँचाना ज़रूरी है या उसको पहुँचाया जाए, और उसकी तस्दीक़ के लिए क्या करना ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें हैं, उसका ख्याल रखा जाता है, जो कि बहुत सारे हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं वो इन तमाम चीज़ों का यकीनन ख्याल रखते हैं। लेकिन मसला वहाँ पेश आता है जब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब कमोबेश तमाम ही जो सहाफ़ी हज़रात हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको डिजिटल मीडिया कहा जाता है, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर तबसरे भी कर रहे हैं और ख़बरों के हवाले से बात भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना ज़रूरी है कि उसमें भी चंद लोग ऐसे हैं जो इसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे, इस अपने पेशे के साथ ना सिर्फ बल्कि मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, यह जो एक हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है, उसमें भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस सिलसिले को वाक़तन रोकने की ज़रूरत तो है। तमाम उसके लिए तरीक़ाकार क्या हो सकता है, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हमेशा से पाकिस्तान में एक मसला ये रहा है कि जब भी कानून साज़ी होती है तो स्टेक होल्डर्स को कभी भी शामिल नहीं किया जाता या उनसे मशावरत नहीं की जाती, या कहीं पर अगर कर भी ली जाए तो उसको कानून का हिस्सा नहीं बनाया जाता। और हमेशा मुबाहिसे और ये सब कुछ होता है काम हो जाने के बाद। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि कानून साज़ी होने के बाद ही अब मामला ज़ेर बहस आ रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, अगर इसमें कोई सुकन मौजूद है इसको कैसे दूर किया जाए। तो ये पहला मरहला होता है और इसकी ज़रूरत तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यकीनन है कि इस सिलसिले को रोका जाए, फ़ेक न्यूज़ को, और ख़ास तौर पे जो फ़ेक जर्नलिस्ट हैं, जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह माइक कैमरे लेकर पहुँचे हुए हैं, लोगों को हरासा भी कर रहे हैं और झूठी खबरें भी फैला रहे हैं। इस सिलसिले को वाक़तन रोकने की ज़रूरत है और इसको ना सिर्फ रोका जाए और उसके साथ साथ मुशावरत भी की जाए उन लोगों से जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जो काम कर रहे हैं मीडिया के अंदर और बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं। उनसे मुशावरत करके कोई ऐसा तरीक़ाकार या हल निकाला जाए जिससे मामला जो है खुश उसलूबी से निपटाया जा सके। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा, ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। ख़बरें इसके अलावा बहुत सारी हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक़ बाजवा साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। रज़ाक़ भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, सुबह बखैर। सुबह खैर आपको भी।
उनके हमरा तशरीफ़ फरमा ताहा मुनीब साहब तर्जुमान हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के, और आज उनको हमने सुबह के वक्त मदऊ किया है। एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि एक इज्तिमा करने के लिए जा रहे हैं, उस हवाले से आज उनसे गुफ्तगू होगी। किस हवाले से ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। ताहा मुनीब भाई को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया ताहा भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, अब मुज़ाकरात वाला मामला है, ये भी एक ख़बर है, तो हमने कहा चलें यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। अब सवाल करना ऐसा है कि अब जब भी मैं सवाल करता हूँ तो हमारे जो दोस्त हैं तहरीक इंसाफ के, वो समझते हैं कि शायद ये उनके ख़िलाफ़ बात की जा रही है। अब सियासी वर्कर की हैसियत से मैं पूछता हूँ कि मुज़ाकरात का मुलतवी हो जाना क़ब्ल अज़ वक्त मालूम होता है, और हर शख्स ये कह रहा है कि अगर इसको वक्त दिया जाता है या अगर हुकूमत की बात सुन ली जाती तो मामला शायद बेहतर हो सकता था। जहाँ हमेशा की तरह जिस तरह नाकामी हुई है इनके फ़ैसलों पे हमेशा सवाल उठता है कि क्यों इस तरह के फ़ैसले करते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्या नज़र आ रहा है, ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, जिस तरह कल PTI के नौमौलूद चेयरमैन गौहर खट्टक हैं, पता नहीं क्या नाम उनका, उन्होंने TV पर अचानक आकर कहा कि जी खान साहब ने हुक्म जारी कर दिया है और हम जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। उन्होंने वजह ये है कि तहरीक इंसाफ में बात तो उन्होंने बड़ी जमहूरियत की थी अपने, जब वो उन्हें अल्लाह सुभान अल्लाह ने मौका दिया अमली तौर पर कुछ करने का, तो बातें तो बहुत खूबसूरत करते हैं। इमरान खान से अच्छी बातें कोई नहीं करता, और लेकिन उनसे बड़ा डिक्टेटर भी कोई नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत उनके करीब रहने का मौका मिला, तो मैं जितनी ज़्यादा उन्हें जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग जानते होंगे। तो उनमें डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा है। वो अपने अलावा ना किसी को अच्छा इंसान समझते हैं, ना किसी को अच्छा पढ़ा लिखा समझते हैं, ना वो किसी बंदे को अक्लमंद समझते हैं। वो अक्ल कुल है। वो मैं समझता हूँ कि खान साहब में एक बीमारी है, वो ख़ुद को सबसे अवलीन, सबसे ज़्यादा काबिल बसीरत वाला बंदा समझे। वो तो बस मैं, और अभी भी वो मैं करते करते अब छुरी उनकी गर्दन पर आ गई है, लेकिन वो मैं। खैर, जो बात हो रही थी मुज़ाकरात के ख़ात्मे की, मुज़ाकरात के ख़ात्मे इमरान खान साहब को पता है कि मेरे को तो जेल में डाला हुआ है, मुझे तो निकलने के कोई इम्कानात नहीं है। और बकाया जो उनके MNAs हैं, जो वहाँ चेयरमैन बने, जो आप देखें कितनी बदकिस्मती है इस तहरीक इंसाफ की जी। इसका जो जनरल सेक्रेटरी है उसकी सियासी उम्र 2 साल है। वो जो राजा क्या नाम है, वकील हैं शायद, एडवोकेट साहब है सलमान एडवोकेट, कभी किसी सियासी जमात में नहीं रहा। वो तो एक अच्छे लॉयर है, उसमें कोई शक नहीं है, बड़े वकील हैं। और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत ही इसलिए की कि यार चलें कुछ बन तो जाएंगे। भाड़ में गया असूल, भाड़ में गए, MNA MPA तो लग जाएगा ना नाम के साथ, एक्स MPA एक्स MNA। खैर वो बन भी गए, ये बात उनका फैसला, क्योंकि वो लॉयर हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, और सियासी बसीरत चाहे उन्हें है या नहीं है, लेकिन सियासी अकल तो है ना उन्हें, वो पढ़े लिखे बंदे। तो उन्होंने फैसला किया और वो MNA बन गए, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। आप देखें कि वो जो अब पार्टी के चेयरमैन हैं, गौहर में नाम भूल जाता हूं, गौहर खान साहब, आप देखें वो पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन थे, कोई ओहदा ही नहीं था उनके पास। जैसे अब मैं वर्कर हूं, इसी तरह वो वर्कर थे, और आप देखें कि उन्होंने पार्टी का चेयरमैन बना दिया। आप गौहर अयूब के बेटे को देखें, वो जो आज हिज़्ब इख्तिलाफ है। फिर आप देखेंगे चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। फिर आप देखें बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब। यानी इन ये जितने मैंने लोगों का नाम लिया, इनका तो दूर दूर से तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं था। ये तो आए ही नहीं थे। ये तो इनकी तो सियासी जिंदगियां PTI में 2-2 साल है। तो खैर उन्हें इक़्तिदार मिल गया, जो बोलते हैं ना मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। और वो जो एक खान साहब ने एक जत्था बनाया था, वो बेचारा जत्था ही रह गया। वो और वहाँ से हुक्म आया कि जी आप मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। उन्होंने मुज़ाकरात, देखिए इनमें सियासी बसीरत नहीं है, इनके लोगों में सियासी क़ुव्वत, इसलिए कि उन्होंने सब कुछ अपना आधा पौना जो भी उनके पास ईमान है, उन्होंने सारा के सारा इमरान खान की गोद में डाल दिया कि जी वो अक्ल कुल है, उसकी वजह से हमें वोट मिलता है। वो जो कहता है, हालांकि निजी महफिलों में, निजी मुलाकातों में
मैं क्या अल्फाज, सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना कर जाऊं, वो इतना बुरा भला कहते हैं इमरान खान को कि यार इसने मरवा के रख दिया, लेकिन क्या करें भाई, हम इसके बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकते। मसला ये है, ये मुज़ाकरात का कल खात्मे का ऐलान करना मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है। आपको मैं एक छोटा सा लेकिन मैं एक चीज़ रज़ाक भाई नहीं समझ सका कि इससे पहले भी इस तरह के मामलात हुए, अगर उनकी नुमाइंदगी यहाँ होती तो उनसे ये ज़रूर सवाल करते, लेकिन बहरहाल बहसीत सियासी वर्कर ही पूछ लेता हूँ कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का फ़ैसला हो या यही कुछ होता रहा कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, वो सिलसिला ख़त्म हो गया और बाद में उसके नताइज जो भुगते हैं उन्होंने वो यासिर साहब इक़्तिदार तो मियाँ नवाज शरीफ से भी 3 बार गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी 2 या 3 मरतबा इक़्तिदार गया, पीपल्स पार्टी के पास से भी गया, हाँ उन्हें जेलों में डाल दिया इक़्तिदार उस टाइम के एस्टेब्लिशमेंट ने या इस सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर ठुड्डे मार के निकाला सबको। तो क्या हो गया, इक़्तिदार जाता। आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर की मैं तुम्हें बात बताऊं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 1993 में जीत कर आती हैं असम्बली में, मियाँ नवाज शरीफ साहब असम्बली में दाखिल होते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खड़ी होकर उनका इस्तकबाल करती हैं, खुद चल कर जाती हैं मियाँ नवाज शरीफ के पास और उन्हें कहती हैं देखें हम सियासी लोग हैं, कभी आपने जीतना है कभी हमने जीतना है, मैं आए हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, हम अपने इख्तलाफात का ख़ात्मा करते हैं और ये सियासी लोग होते हैं, ये इस तरह, ये कोई सियासी बातें हैं, सारे चोर सारे चोर सारे चोर, आप फलाने, आप में ये खामी है, आप में ये खामी है, मैं सारी खूबियाँ सिर्फ इमरान खान में ही हैं। इस मुल्क में 24-25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है जिसमें वही अक्ल कुले अक्ल बसीरत है, सारी समझ उसको है, इस्लामी टच वो देना जानता है, झूठ वो बोलना जानता है, 6 महीने टांगे बांध के वो पड़ा रहा, कभी एक टांग को बांध रहा कभी दूसरी टांग को बांध रहा। यार ये क्या तमाशा है। मैं अगर तहरीक इंसाफ में कोई थोड़े बहुत सियासी लोग हैं या उनके बाप दादा सियासत में रहे हैं या उन्होंने आगे रहना है या उनके औलादों ने, तो भाई मैं उन्हें ये कहता हूं कि अब आप अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करें, कोई अपनी 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 सियासी गैरत का मुजाहरा करें, खान साहब को समझाएं, खान साहब अगर वो नहीं समझ रहे तो छोड़ दें उन्हें। यार क्या हो गया, क्या मुल्क में और सियासी जमातें नहीं है, क्या सियासत ही सारा कुछ है, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी आखिरत, आपकी दुनिया? नहीं ना, सही सियासत, बहुत दुनिया ने सियासत छोड़ी, हमने देखा कि वो बिल्कुल किनारा कश इख्तियारी कर ली उन्होंने, जब देखा कि हमारी कोई सुनाई नहीं है, उन्होंने अपनी बात को, जब उनकी बातें नहीं मानी गई उन्होंने सियासत से इस्तीफा दे दिया। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो आप लोग जो इसकी गुलामी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs, चले वो जैसे बने तैसे बने, खान साहब की वजह से बने या अवाम को अल्लाह पाक अक्ल बसीरत दे दे, कोई अकल दे दे इन्हें, तो चले वो जिस तरह का भी बन गए, हमें कोई इस पर, लेकिन यार आप में इतनी कुव्वत तो होनी चाहिए, आप ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें। अगर मैं तो उसे कभी सियासी वर्कर मानने को तैयार नहीं हूँ जिसमें इतनी कुव्वत ना हो, इतनी शर्म ना हो, इतनी हया ना हो, इतना उसमें जो है ईमान ना हो कि वो गलत को गलत ना कहे। ठीक है रज़ाक भाई, अब इस मौजू को यहीं रोकते हुए एक बड़ा मामला है। अब जनाब ज़रा तामुनीब साहब की तरफ आता हूँ, इनसे ज़रा इस हवाले से बात करें कि सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसके ऊपर हम बड़ी बात करते आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के हवाले से हो, दीगर मामला के हवाले से हो, और ये भी सवाल होता है कि यहाँ पे अपोजिशन का जो किरदार है वो आखिर क्या है। असम्बलियों में तो किसी हद तक फ़ाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन वाक़ईतन जो असल मामलात हैं उसके ऊपर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही किसी भी जमात की जानिब से। अब अपोजिशन का काम होता अब यही है कि वो हुकूमत को बावर भी कराए, मामलात की निशानदेही भी करे और उनको कैसे हल करना है इसके लिए मजबूर भी करे, उनके ऊपर दबाव अपना जो है वो बनाए। ताहम ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ बात हो रही है मरकज़ी मुस्लिम लीग की। मरकज़ी मुस्लिम लीग बड़ी तेज़ी से अपना जो है वो फैलाव उसका बढ़ता चला जा रहा है। कार खैर के कामों के हवाले से तो सिलसिला था ही, बाकायदा सियासत के अंदर, अमली सियासत के अंदर जब से आए हैं तो उस वक्त से ज़्यादा मुतारिक होना शुरू हो गए हैं, अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। बात मुख्तसर करता हूँ, तामुनीब साहब से पूछता हूँ, ये हुकूक सिंध मार्च आखिर है क्या और ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आ रही है इस वक्त जब सारे मामलात के अंदर खामोशी इख्तियार की गई है, बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया गया, तो ये कैसे अब सिलसिला शुरू हुआ? ये तो एक एक्सट्रीम फ़ैसला साबित होगा कि आप हुकूक सिंध मार्च कर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? फरमाएँ। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने गुफ्तगू का मौका दिया है। मैं मुज़ाकरात वाली बात पर भी एक अपना इनपुट देना चाहूँगा, पार्टी नैरेटिव में देना चाहूँगा। ज़ाहिर हम एक मुल्क की कौमी सतह की एक पार्टी हैं, हमने 700 से ज़ायद उम्मीदवार जनरल इलेक्शन में खड़े किए, गो कि हमारा पहला इलेक्शन था, हमारी पहली सियासी एक्टिविटी थी।
अल्लाह का शुक्र है कि 6 से 7 लाख वोट हमें पहली मरतबा में ही मिले और बहुत सारी जगहों पे 10,000 से ऊपर और 16,000 से ऊपर हमें वोट मिले। लोगों का एतमाद हमारे ऊपर है, तो हमने इस सिलसिले को जो है वो जारी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौमी सियासत में ठीक है, हम टॉप 3-4 में नहीं है तो टॉप 10 में तो लाजमी है। तो इस हवाले से मैं ये इस राय का इजहार करना चाहूँगा कि ये जो डायलॉग का मामला है, हमने डे 1 से हमारी पार्टी का नैरेटिव रहा है, मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों में, पहले कुछ रिजीम चेंज के बाद के जो मामला थे उसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट रही है वो उसका साल 1.5 हो या उसके बाद अभी का 1 साल इलेक्शंस के बाद का, हमारा मुल्क जो है वो ठीक है। अब जाके कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स इकोनॉमी वाइज ज़रूर आए, लेकिन हम एज ए नेशन, एज ए होल, हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तभी होगा जब तमाम पॉलिटिकल जो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो सब मिलके, पूरी रियासत के तमाम पिलर्स मिलके, सारी सियासी जमातें, सारे इदारे, मीडिया, सब मिलके जब तक एक बात पे इत्तफाक नहीं करेंगे, जिस पर बात होती भी रही है कि इकोनॉमी को हम लेके चलें, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि दोनों एंड से नॉन सीरियसनेस का मामला है। जो अपोजिशन है, पीटीआई है, वो भी इस बात की ताक और इंतजार में होती है, और उनका जो बाहर बैठा सोशल मीडिया है वो भी इस ताक और इंतजार, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड मीडिया है, और खान साहब हो या पार्टी के दीगर लोग हो, उनकी तरफ से भी बात आती है, बात देखने में और सुनने में आती है कि जी पता नहीं किनके हाथों में है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही होती है, दूसरी तरफ वहां से सारे मामला चलना शुरू हो जाते हैं। तो चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट एंड से अगर देखें तो ठीक है, उनके एंड से जरूर मुतालबा रहा कि हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको मिलने दिया जाए खान साहब के साथ। तो अगर गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है तो गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है कि पूरे 1 महीने से एक तमाशा लगा हुआ कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो दोनों एंड से नॉन सीरियसनेस है, वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात, ये भी बहाने ढूंढ रहे हैं। तो दोनों को सीरियसनेस का मुजाहरा करते हुए मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, सीरियसनेस के साथ मुज़ाकरात को आगे चलाना चाहिए, ताकि संजीदगी आए और मुल्क जो है, जो असल इशूज़ हमारे आम आदमी के जो मसाइल हैं, जिन पर हमने मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सिंध में सूबाई सतह पर एक फैसला किया है। इस वक्त देखें, पिछली 3 से 4 दहाइयों से सिंध पर बिला शिरकत गैर एक वाहिद पार्टी है, और कंसेक्टिव 16 साल से एक ही पार्टी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है, जो सिंध के ऊपर मुसलसल 2008 से ऑनवर्ड्स तो सूबाई सतह पर तो यही मौजूद है। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और सबसे पहले अमन अमान की मैं बात करूं, तो कच्चे के डाकुओं ने तो जो उधम मचाया था, सो मचाया था पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में। इनके अपने एमपीएस एमएनएस महफूज नहीं है, कल ये 4 दिन पहले उनको उठा लिया। 40-50 से ज्यादा पुलिस के जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, वो सक्खर डिवीजन, लाड़काना डिवीजन से उनको उठा के मार दिया गया। और सहाफियों की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, कोई शख्स महफूज नहीं है। हत्ता कि सिचुएशन अपर सिंध की बात नहीं कर रहा मैं भी सिंध से होके आ रहा हूँ, बदीन तक, गुलारची तक की कैफियत ये है कि बदीन में, गुलारची में पर्ची आती है, उस पर लिखा होता है इतनी लाख अमाउंट भेज दो, ये कच्चे के डाकू, अगर ना भेजे तो हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। गुलारची की बात कर रहा हूँ, ये आपके साथ में बिल्कुल बगल में, कहाँ अपर सिंध की बात है। तो भाई उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? उनकी सरपरस्ती ऑब्वियसली यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ की जो प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो यहाँ के बड़े नाम है, बड़े करते धरते हैं। तो अभी ये एडवाइजरी जारी की प्रोविंशियल, ये जो वेस्टर्न जो हमारे ममालिक हैं यहाँ पे, यूएस ने अपने लोगों को के अपर सिंध की तरफ मूव ना करें, अपनी सिक्योरिटी के जिम्मेदार आप खुद हैं, वीजे बंद कर दिए। तो इस पर थोड़ा सा जरदारी साहब को ख्याल आया, सक्खर में गए पिछले 2-4 हफ्ते, महीना पहले जाके उन्होंने सारी वहाँ की डिवीजन, सारी इंतजामिया बुलाई है और ये मुद्दा रखा सामने कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, क्या करना है। तो उन्होंने कहा सर, सारे आपके बच्चे जो मुरे हैं, एक रात की बात है, सारे उठा के आपके आगे फेंक देते हैं। बिल्कुल सही है। ये मैं सक्खर की बात करूं, सक्खर से होके आ रहा हूं, और इंतजामिया के लोगों से मैं मिला हूं, मीडिया के लोगों से मैं मिला हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये हमारे ही लोग हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वार्निंग देके छोड़ दें। तो ये अमन अमान की सूरत हाल है। कराची की बात करें तो आप बखूबी वाकई में कराची में बैठे हुए हैं, वहां ये तासुर होता है। माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी ने मसावात का मामला सारा रखा है, अंदरून सिंध को और कराची को, सबको तबाही बर्बादी में बराबर का हिसाब करके रख दिया। तो ये अमन अमान का मसला है, बेसिक हेल्थ यूनिट, 3-4 हॉस्पिटल बनाने से मसला हल नहीं होता भाई। अगर ये इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं तो आप खुद यहाँ पे इलाज क्यों नहीं कराते? आप तो दौड़े जाते हैं, भागे जाते हैं दुबई में और वेस्ट में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके अपना इलाज करते हैं। तो 2-3 हॉस्पिटल से आप 7 करोड़ की आबादी को आप हेल्थ देने की बात कर रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है। बेसिक हेल्थ यूनिट आपका THQ, आपका DHQ बीमारियों के गढ़ है। आप किसी भी जाके सिंध के अंदर, आप इवन कराची में देख लें, मैं तो कहता हूँ सिंध को छोड़ें आप। और ये अभी 2 दिन पहले की बात है,
इसी पर हमारी एक टॉक शो में बात हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी के जो नादिर कबूल साहब हैं वो फरमाने लगे कि जी हमने सड़कें बना दी हैं तो कोई बात नहीं, जिला हॉस्पिटल एक है हमारे पास, तो आए आप शक्कर से फला फला जो भी आपका मसले मसाइल यहाँ पे आके बात करें। तो भाई इस पे मरकजी मुस्लिम लीग ने, जब पीपल्स पार्टी के मुकाबले पे अंदरून के अंदर कोई दूसरी अपोजिशन नहीं है, कराची में फिर हमें जमात नजर आती है, दीगर जमातें कुछ ना कुछ नजर आती है, एमक्यूएम गो के वो फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है, ग्राउंड पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है, 40 सीटें लेके 40 प्लस सीटें लेके बैठे हैं सिंध असेंबली में भी, तब भी कोई वर्किंग नहीं है। तो हमने मरकजी मुस्लिम लीग ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने आम आदमी के हकूक के लिए, हमने ये सारे मसाइल इनको हल करने के लिए हमने उठना है, और इसके लिए 25 जनवरी को यानी कल सुबह 11 बजे मज़ार कायद से हमारा 4 दिन का ये मार्च है, लॉन्ग मार्च है, जो हकूक सिंध मार्च के नाम से हम ये कर रहे हैं। ये यहाँ से इंशाअल्लाह ताला रवाना होगा, और इन्हीं इश्यूज़ को लेके हम यहाँ से ठट्टा, सजावल, बदीन, और उसके बाद मीरपुर खास, टंडोला यार, हैदराबाद, वहाँ से हम सांगड़, नवाबशाह, और उसके बाद खैरपुर, मीरस और सखर को हम इंशाअल्लाह ताला 28 को जाके हमने रात 8 बजे वहाँ पे घंटा घर चौक में अपना इख्तितामी ये मामला करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं भी इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करूँगा, ये बहुत सारे मामलात हैं, तामुनी भाई ने इनको सामने रखा है, ज़रा इस पर बात की जाएगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, तामुनी भाई हमारे मौजूद हैं, और मरकज़ी मुस्लिम लीग से आपकी वाबस्तगी है, और कुछ देर पहले हकूक़ सिंध मार्च के हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है इस हवाले से भी उन्होंने बताया। मैं रज़ाक भाई की तरफ चलूँगा और उनसे ज़रा इस बारे में सवाल करूँगा। रज़ाक भाई फरमाइए, अब ये सियासी जो एक ओपोनेंट है या एक अपोजिशन का जो किरदार है वो अब नज़र आ रहा है। मामला तो वाक़तन हैं जिनकी उन्होंने निशानदेही की है, अमन अमान की सूरत हाल हो, दही इलाके हों, शहरी इलाके हों, मौजूद है, पानी का मसला है, दीगर मसाइल हैं। सवाल ये है कि अब वाक़तन इसके ऊपर क्यों उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी इसी शहर में रहते हैं, जो शब रोज़ मामला हो रहे हैं वो देख रहे हैं, परेशान कुन तो है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 2-3 बातें की। मुनीर भाई ने ये कहा कि 16 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है, और यहाँ पर जो तरक्याती काम नहीं है, लोगों को अमन अमान का मसला। मैं एक सेकंड लूँगा आपसे। ज़रूर। देखिए जी, 16 सालों से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है तो सिंध की आवाम हमें वोट देती है। हम मुंतखब होकर आते हैं, हम कोई चोर दरवाजे से नहीं आए, हम गैर मुंतखब लोग नहीं हैं। हमें पूरे सिंध में वोट मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा वोट मिला है, और कराची में भी हमें वोट मिला है। तो ज़ाहिर है जब वोट मिलेगा तो आप इक़्तिदार का हिस्सा भी बनेंगे, अगर आप जीत जाते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो अपोजिशन का हिस्सा बनते हैं। नंबर दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जो कच्चे के डाकुओं का मसला है, कच्चे में बिल्कुल मैं इनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वहाँ सूरत हाल अच्छी नहीं है, और वहाँ पर लोगों को ख़ास तौर पे हमारे सूबे पंजाब से KPK से आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। वो जो 2-3 घंटे का सफ़र है वो अल्लाह अल्लाह करके और आयत करीमा पढ़ के गुजारते हैं। इस पर हुकूमत को बिल्कुल संजीदा कोशिशें कर भी रही है और करनी भी चाहिए, और ये बिल्कुल इनकी बात मैं इस पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैं तो बल्कि इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं तो आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ, जब हम वाना को कंट्रोल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम KPK के बड़े बड़े दहशतगर्द, जब हम तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम बलूचिस्तान की BLA का कीमा इंशाल्लाह कर सकते हैं, तो ये कच्चे का डाकू 100-150 किलोमीटर की एक पट्टी है जो घोटकी से चलती है और खैरपुर तक आती है, और जो दरिया सिंध के किनारे पर है, उस वहाँ पर उसकी एक रीज़न बता रहा हूँ कि वजह कच्चे के डाकुओं की क्या है। कच्चे के डाकू कोई वहाँ फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पर मामला है कौमों का, बिरादरियों के झगड़े, जितोइयों के और महरों का एक झगड़ा है जो काफ़ी अरसे से चलता जा रहा है। उनके मैं समझता हूँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग मारे जा चुके एक दूसरे के, और मुख्तलिफ जाखरानी कबीला है, हमारे मरी हैं, जो जिस तरह जो भी अंदरूनी चांडियों हैं, ये जो कबायली झगड़े होते हैं उसमें फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, वो फिर मफरूर होकर कच्चे में चले जाते हैं। अच्छा, कच्चे में ना कोई सरिये की मिलें हैं, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना स्टील मिल लगी हुई है, ना कोई वहाँ पर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर वो जाके काम भी कर लें। उन्हें वहाँ एक तो फैसिलिटी ये होती है कि वो पुलिस से दूर हो जाते हैं, पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते हैं।
और दूसरा वहाँ पर वो बेरोजगार बैठकर क्या करें, वो फिर ये काम करते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलव्वस नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मजम्मत करती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आर्मी चीफ से कहता हूँ आप बमबारी कर दें कच्चे पे, हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या, कहाँ हमने डाकुओं की हिमायत की है, कहाँ हमने दहशतगर्दों की हिमायत की। एक ये इल्ज़ाम लगाना हम पर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक रहा ये तरक्याती काम का जो हमारे भाई ने फरमाया, देखिए आप कराची अस्पताल, जितने बेहतरीन अस्पताल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, और भी तो इन 70-75 सालों में सियासी जमातें इक़्तिदार में रही है ना भाई, मुस्लिम लीग भी रही है और भी जमातें MKM भी रही है, और भी पीपल्स पार्टी के अलावा भी तो इक़्तिदार लोगों को मिला। कोई हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ था। हमें 10 साल मुशर्रफ ने बाहर रखा, उस दौरान कौन था इक़्तिदार में भाई? मुशर्रफ दौर में 10 साल हम बाहर रहे इक़्तिदार से, तो कोई दूसरी जमातें थी ना, चाहे वो मुस्लिम लीग थी। और मुस्लिम लीग तो मुझे समझ नहीं आती वो कितनी है, 21 है, 22 है, 23 है। जिन्ना मुस्लिम लीग है, पगारा मुस्लिम लीग है, नून लीग है, काफ लीग है, जीम है, हा दाल है, जाल है, पता नहीं कितनी है। मैं तो मुझे नहीं समझ आती है कितनी है, और अच्छी बात है जितनी भी हों। तो बात दरअसल में ये है कि हमने तो अपने हिस्से का काम किया। आज भी आप देख लें, गंबट का अस्पताल देख लें, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर होने की हैसियत से अपनी जमात का दिफा करूँ, तो मैं समझता हूँ, और अगर वो काम हमने नहीं किए और मैं झूठ से उसको मुसल्लत करने की कोशिश करूँ, तो ये बहुत बुरी बात है। हमने गंबट अस्पताल बनाया जहाँ पे पूरी दुनिया का महंगा तरीन इलाज फ्री में हो रहा है, और दुनिया से लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान भर के लोग आ रहे हैं, जहाँ जिगर चेंज हो रहा है, गुर्दे चेंज हो रहे हैं। आप कराची को देख लें आप। अच्छा, हमने हर ट्रामा सेंटर जो बनाए, हर डिविजनल में बनाए। हमने लाड़काना में ट्रामा सेंटर बनाया, हमने कराची में ट्रामा सेंटर, और भी डिस्ट्रिक्टों में ट्रामा सेंटर हमारे बन रहे हैं, और उनकी मिसाल दुनिया देती है, मैं नहीं देता। हेल्थ की मिसाल दुनिया देती है। अगर हमारी हेल्थ कमज़ोर हो तो क्यों पूरा पंजाब जो है 12 करोड़ की आबादी है, वो यहाँ इलाज के लिए क्यों आते हैं? KPK के लोग क्यों आते हैं? बलोचिस्तान के लोग क्यों आते हैं? यहाँ फैसिलिटी है हेल्थ की, हमारे बेहतरीन हॉस्पिटल है। अभी 2-4 दिन पहले जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने शहीद भुट्टो जो रोड का इफ्तिताह किया। 39 किलोमीटर हमने सड़क दी कराची को। इससे पहले शारा फैसल हमने दी। इससे पहले पानी के मामला, मार्केटें, हॉस्पिटल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो की। या तो मुझे बताया जाए जी फलां जमात फलां दौर में इक़्तिदार में आई थी, उसने ये सड़क बना करके दी है। आज जिस तरह की भी सूरत हाल है, आज भी हमने पूरे कराची में हमने सड़कों का जाल बिछाया। हम ग्रीन लाइन, रेड लाइन, पता नहीं कौन कौन से रंग की बसें चला रहे हैं, एयर कंडीशन बसें चला रहे हैं। कराची के लोग टांगों पर और चिन पर, रक्षों में, पता नहीं किस तरह बाइकिया है, क्या है वो स्कूटर जो होता है, उस पर सफर करने पर मजबूर थे। हम तो अगले 100 साल का प्लान लेकर आ रहे हैं जी। अब क्यों जरूरत पेश आ रही है? 100 साल का प्लान तो एक तरफ होगा, पिछले 15 सालों में, 16 सालों में आप कोई एक मेगा प्रोजेक्ट तो कराची को दे नहीं सके। रेड बस को आप देख लें, कहाँ 25-30 अरब रुपए से इस प्रोजेक्ट का आगाज होना था, कहाँ पे वो 100 अरब क्रॉस कर चुका है। K4 की बात हम सुनते हैं, पहली मरतबा 2008 में इस पर डिस्कशन हुई। 16 साल से आप ही की भी तो हुकूमत है, और किसकी है? क्यों नहीं वो आगे बढ़ सका? अभी तक कह रहे हैं कि हमें, मुर्तज़ा साहब ने कहा जी हमें दें, आप मुसलसल पैसे दें, फिर हम 1 साल के बाद जाके बताएंगे कि आपको उस पर क्या डेवलपमेंट हो सकती है। ये आपके पास पूरे 16 साल में आप मुझे बताएं कोई एक मेगा प्रोजेक्ट, सीवरेज का कोई एक मेगा प्रोजेक्ट। हमारे कराची को पानी की जरूरत है। आज मैं अपने घर की बात बताऊं, आप सब टैंकर्स आपको सड़कों में वाफी नजर आता है, बिल्कुल ऐसे। पैसों का पानी मिल जाएगा, लाइन में पानी नहीं आ रहा, कौन जिम्मेदार है? सड़कों की सूरत हाल आपने शारा फैसल दी, वो बहुत अच्छी बात है, शारा फैसल दी पैचेस से भरी हुई है। उसके अलावा और है क्या आपके पास कराची में दिखाने के लिए? 3 हॉस्पिटल्स का आपने नाम लिया कि जी बहुत आला सहूलियात है, बात ये जरूरत आज की है, 4 महीने बाद आपका नंबर आ रहा है, क्या फायदा उसका? और 3 हॉस्पिटल्स में जिनके आप नाम ले रहे हैं, उसमें खैराती इदारे कितने और आपका उसमें रोल कितना? बात हो रही है बेसिक हेल्थ यूनिट की। 7 करोड़ की आबादी के लिए आप 3 हॉस्पिटल्स आप हमें गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ पे ये पॉसिबल है? 7 करोड़ में 3 हॉस्पिटल आप उन्होंने ये कहा कि इसके पहले भी जो मुख्तलिफ अदवार के अंदर
लोग रहे, 10 साल का हॉस्पिटल तो उन्होंने सारे कहा कि डिस्ट्रिक्टों में जी। है, सारे डिविजनलों में है, ऐसा वही उन्हीं कोई की बात बात कर रहे हैं डीएच की उसका। आप मैं यासिर भी आपसे कहता हूँ K21 में बैठे जी। हैं, आप भेजें अपनी टीम। अभी हम ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं, किसी भी डीएचक्यू में टीएचक्यू में आप भेजें और उसके बाद वहां की सहूलियात का आप अंदाजा लगाएं। कराची में मुमकिन है कोई थोड़ा बहुत बेहतरी हो, लेकिन आप अंदरून की बात करें, और सिंध में तो अपोजिशन है ही नहीं आपके सामने कोई। वो आपने जोर जबरदस्ती के साथ साइडलाइन करके, सियासतें करके, एक बदीन के अंदर को जुल्फकार मिर्जा है तो उसको भी साइडलाइन कर दिया, आपने वाइप आउट कर दिया, सारी अपोजिशन को दबा के रख दिया। हमारा अपना जरदारी साहब के हल्के से हमारा अपना काउंसलर एक जीता है, और उसके ऊपर भी किस तरह से केसेस, कच्ची शराब का हमारे पर केस डाल दिया, अंदाजा करें आप। मतलब आप हमारे पर डालें केस, कोई समझ आता है वो जाने और पुलिस जाने, इसमें जरदारी साहब का तो क्या जरदारी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे सूबे में कोई पर नहीं मार सकता। अद्दी का सिस्टम, पैरेलल सिस्टम चल रहा है अंदरून के अंदर। जरदारी सिस्टम की बात अभी आर्मी चीफ साहब का आपने 4 दफा नाम लिए। आर्मी चीफ की डोमेन उस तरह से है ही नहीं। आप हैं सिविलियन नुमाइंदे, सिविलियन गवर्नमेंट के। अमन अमान को बहाल करना पुलिस आपके पास है, इदारे आपके पास हैं, वो तो अपर लेवल पे देखें, उनका काम तो बाहर के मामलात को देखना है। कराची में 100 लोग भी तो मरते थे ना, आज सूरत हाल ऐसी। सर मैं ये बात करता हूं कि 4 दफा हमारे आर्मी चीफ के साथ हमारी बिजनेस कमेटी बैठी है, इन्होंने वादे किए कि ठीक है जी सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, दोबारा सिस्टम को कंट्रोल करें। ये सिस्टम है क्या भाई? क्या सिस्टम है? हर जगह पे भत्ता और हर जगह पे पर्ची चल रही है, डंपर माफिया अलग चल रहा है, हर जगह पे आपका लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, हर जगह पे पैरेलल सिस्टम चल रहा है। पर्ची जारी है और कहा जाता है कि खबरदार किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई पर्ची की कोई कंप्लेंट नहीं है। नहीं, वो इंटीरियर में बता रहे हैं कि सूरत हाल अब शहर की बता रहे हैं, लेकिन इंटीरियर में तो हो रहा है। डंपर माफिया अगर धड़ल्ले के साथ गवर्नमेंट के रिस्पांस के ऊपर आके बैठ रहा है तो वो उसे पता है ना कि हम दे रहे हैं, इनको खिला रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर कोई 150 से ज्यादा कत्ल डंपर ने किए हैं। देखिए ये तो डीआईजी ट्रैफिक का काम है, आईजी सिंध का काम है। इसमें हुकूमत क्या करे? ये सारी ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करता है। जरदारी साहब क्या करें? इसमें मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेसी तो पीपल्स पार्टी ने लगाई हुई है ना भाई। देखिए इदारे बैठे हुए हैं ना, आप जाएं हाई कोर्ट में रिट दायर करें इन टैंकर माफिया के खिलाफ। हम अगर पीछे आते हैं तो आप हमें जिम्मेदार करार दें। आप कुछ हिम्मत तो करें। पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, गैस की कैफियत क्या है? पूरे कराची के अंदर गैस मिलने, देखें गैस चाहिए सिलेंडर हम भरवाएं, पानी चाहिए टैंकर हम डलवाएं, बिजली चाहिए तो हम जनरेटर का इंतजाम करें, यूपीएस हम लगवाएं, सोलर हम लगवाएं। भाई गवर्नमेंट किस बात के टैक्सेस ले रही है? कराची जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उसको आप क्या दे रहे हैं भाई? बिल्कुल ऐसा ही। कराची को क्या दे रहे हैं? सड़कों में कमर का मरीज बंदा बन जाता है बाइक के ऊपर सफर करके। गाड़ियों की सूरत हाल, आप गाड़ी में सफर करें तो कोई एक सड़क तो इंशाल्लाह 1 साल आप सब्र करें। कराची बहुत 16 साल बहुत जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुलें बन रही हैं। 16 साल बहुत सब्र कर लिया है। 16 साल तो कंसेक्टिव आप है ना, अपोजिशन थी नहीं आपके पास। 1 साल और कितना सब्र कर लिया? आखिरी मराहिल में है ये काम, आखिरी मैं बता रहा हूं कि आप बताएं, ये जितने भी रेड बसेस आपने 4 रंग बिरंगी बसों के नाम लिए, हमारे लाहौर के अंदर बनी है मेट्रो, इस्लामाबाद में मेट्रो बनी है, पेशावर में बीआरटी बनी है, मुल्तान में मेट्रो बनी है। किसी एक के ऊपर, किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना टाइम नहीं लगा जितना यहाँ पे लगा। अरे आप पेशावर की बीआरटी की बात ऑरेंज बस जो औरंगी में बनाई है, 1 किलोमीटर का मुकम्मल, आज तक मुकम्मल नहीं हुई वो बीआरटी। बिल्कुल मुकम्मल है, चल रही है, लोग सफर कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग रोजाना सफर करते हैं। 4 बसें चलाने से आप कराची की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। 4 बसें चलाने से आप, सड़कों रेड बसेस चलाने से। मसला ये है यासिर साहब, ये जो डिले हो रहा है इसमें बदनीयती नहीं है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर करके कहते हैं, देखिए उसके नीचे जहाँ पे ये सड़कें बन रही हैं, जहाँ खुदाइयाँ हो रही हैं, उसके नीचे पीटीसीएल का सैकड़ों सालों का निज़ाम है, उसमें पानी की लाइनें, उसमें गैस है। ये शहर उधम दहाड़ है, अब उन चीज़ों को वहाँ से निकालना होता है। फिर आप एक्सेप्ट करें अपना फेलियर, एक्सेप्ट करें। नहीं, फेलियर नहीं है। 16 साल में आप आधी चीजें वफाक 16 साल में आप कुछ नहीं दे सके। जो पीटीसीएल वफाक में भी तो आप एलाए हैं, वफाक सिंध गवर्नमेंट से आपने पिछले 16 साल से फेडरेशन के साथ 2 बड़ी पार्टीज थी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। आपने मिसाके जमहूरियत किया बारियां बदलने के लिए, ठीक है किया आपने कौम को क्या दिया? आपने शहरियों को क्या दिया? आपने अपनी बारियां लगाई, अपनी लूट मार की, बाहर दुबई में महल बना लिए। जब तक आवाम हमें वोट देती रहेगी, बारियां तो हम लेते रहेंगे। वो बारियां नहीं देती। अब आपका एक काउंसलर अगर नवाब शाह से बना, इसमें हमारा क्या कसूर? वोट वो हमें भी पता है। फिर भी अगर नवाब शाह में अगर हम अपनी डिक्टेटरशिप करते या ताकत का इस्तेमाल करते तो फिर वो काउंसलर कहां से आ गया? एक बता रहे ना, अपोजिशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। मैंने तो जुल्फकार मिर्जा की बात की है, मैंने तो दीगर लोगों की बात की। ये तो मिनिस्टर्स रहे हैं, उनकी अहलिया जो है स्पीकर रही हैं, आपकी पार्टी में रही हैं। आज उनके साथ को खड़ा हो जाए तो वो नजर नहीं आता कहीं पे। पूरे सिंध में अपोजिशन है ही नहीं। अगर इतने आप अच्छे होते तो क्या हशर होता? बिल्कुल ठीक है। ये डेवलपमेंट, या तो आप डेवलपमेंट करके लोगों को राजी करके लोगों को फैसिलिटीज देके इतना आपने कायल किया होता, कहीं भी किसी चीज का नाम ही नहीं है कहीं पे। लोगों का क्या रिस्पॉन्स आखिर में ये बताएं कि क्या वाकईतन इसमें लोग बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। पूरे कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर हमारी कैंपेन चल रही है।
सैकड़ों हजारों लोग, हम यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों के साथ 800 गाड़ियों का काफिला यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, और हर जगह से हमारे साथ 150 गाड़ियां 19 शहरों को हमने टच करना है। इंशाल्लाह ताला अवाम का एक अज़्दहाम है जो हमारे साथ चल रहा है, और पहली मरतबा कोई अपोजिशन इंशाल्लाह ताला जो अंदरून के अंदर भी भरपूर तरीके से जो है ना पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह काउंटर करने के लिए तैयार है, और हमने अवामी हकूक की इस जंग को इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद के साथ, अवामी हिमायत के साथ इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हमने अज़्म किया इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, अब वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, बातें और भी थी जो की जा सकती थी, लेकिन इंशाल्लाह मौका मिलेगा ज़रूर करूँगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारे मोअज़्ज़ज़ जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब का और जनाब ताहा मुनीम भाई का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपनी अपनी सियासी जो जमात है उसके हवाले से आपने उनकी नुमाइंदगी की। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।